हेलो दोस्तों, मैं हृदय यादव फिर से उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन या नगरीकरण। हड़प्पा सभ्यता या सैंधव सभ्यता विशेष रूप से आपने अब तक पढ़ा होगा कि अपने नगरीकरण और व्यापार के लिए जानी जाती है। तो आज उसी का हम एक पार्ट पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता पर मैंने अपने 4 वीडियो आपको भेज दिए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उनमें 4 वीडियो में मैंने आपको सैंधव सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की खोज, उसकी उत्पत्ति और सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ये 3 टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और जिन लोगों ने इस वीडियो से देखने से पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और जो मित्र वीडियो को देख रहे हैं, कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर जो भी आप अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, जैसा भी लगता है आप उसमें कमेंट कर दीजिए। और विशेष रूप से उन मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए यूज़फुल वीडियो है, चाहे वो यूपीपीएससी की जीएस की तैयारी में उनके लिए बहुत मददगार होगा। जीआईसी प्रवक्ता, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और अदर एग्ज़ाम जैसे डीएसएसबी आदि जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। आप देखेंगे तो निसंदेह आपको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको समझेंगे तो सैंधव सभ्यता का जो जिन लोगों को कम समझ में आती है या नगरीकरण के बारे में उनका जो समझ है बहुत अच्छी नहीं है, वो इस वीडियो को देखेंगे तो निसंदेह एक अच्छी समझ बनेगी आपको, और जो भी डाउट होंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। देखिए, सैंधव सभ्यता का जब हम नगरीकरण देखते हैं, जो सैंधव सभ्यता के नगर मिले हैं खुदाई के दौरान, उनका जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उनकी जो संरचना मिली है, वो अक्सर कर ऐसा मिला है ज़्यादातर कि सैंधव सभ्यता का जन्मस्थान 2 टीलों पर है। एक टीला ये पश्चिमी है और ये पूर्वी टीला है। मैंने ऊपर इंगित किया है, इसको दर्शाया है अपने वीडियो में। आप इसको जूम करके देख लिया करें। इस पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं देता हूँ। बाकी मेरा वीडियो मुझे सुनेंगे और इसको फैक्ट को देख लेंगे तो आपको एक चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये 2 टीलों पर जन्मस्थान मिला है। पश्चिमी टीले को हम, ऊपर लिखा है मैंने, दुर्ग टीला या घड़ी टीला या दुर्ग टीला कहा जाता है। विशेष रूप से इस टीले पर देखा गया है कि ऐसा लगता है कि सैंधव सभ्यता के जो भी शासक वर्ग के लोग थे, उच्च वर्गीय लोग थे, वो यहाँ निवास करते थे। उनके मकानों के संरचना और रहन सहन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। पूर्वी टीला, ये पूर्वी टीला है। पूर्वी टीले पर इसको नगर टीला या सामान्य आवासीय टीला यानी आम लोग, आम जन बसाव हमको पूर्वी टीला पे मिलता है। ये दोनों टीले कहीं कहीं पर पूरी तरह से मतलब दोनों टीलों को एक साथ 4 दीवारी से घेर दिया गया है, 4 दीवारी या दुर्गीकरण कर दिया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि दोनों टीलों को अलग अलग 4 दीवारी से घिरा गया है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी दिखता है कि ये दोनों जनबसाव हमको एक ही टीले पे मिलते हैं, है ना। तो ये नगरीकरण जब हम लिखेंगे, ख़ास तौर पर जो जीआईसी प्रवक्ता के तैयारी कर रहे हैं, तो जो मुख्य परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता का नगरीकरण लिखिए, तो वहाँ पर इन सारे फैक्टों को डालेंगे। जब इनमें सामान्य में थोड़ा सा अपवाद भी डालेंगे, जैसे यहाँ पे सामान्यतः ऐसा है लेकिन इस जगह या इस नगर में ऐसा नहीं मिलता है, तो आपको आपका जो
आंसर है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे कि पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, लोथल और सुतकोदड़ा 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से दोनों टीले न मिलकर एक ही टीला मिला है जिस पर दोनों जनबसाव मिलते हैं, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, कालीबंगा जो है, जहाँ से हमको जो नगरीय संरचना मिली है, वहाँ से मिला है कि ये दोनों टीलों को अलग अलग 4 दीवारी से घेरा गया है। तो ये अपवाद स्वरूप है, आप इसको लिखिए। वैसे जनरली क्या है कि दोनों टीलों को एक ही 4 दीवारी से घेर दिया गया है, या एक ही जो पश्चिमी टीला है उसी को 4 दीवारी से घेरा गया है, ठीक है। दूसरी बात, धौलावीरा के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम विस्तार की बात कर रहे थे। तो धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर 3 जन बसाव के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। एक ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, और ये बीच में मध्य जन बसाव था। तो ऐसी संरचना केवल और केवल धौलावीरा से मिली है। तो ये चीज़ उसमें मेंशन करेंगे, ये तथ्य के रूप में भी आपके दिमाग में होना चाहिए। इस पर तथ्यात्मक सवाल भी बन जाएंगे, और जब भी आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसमें भी अगर ये चीज़ डालेंगे तो आपका आंसर काफ़ी इफ़ेक्टिव बनेगा। दूसरी बात ये कि चंद्रोदड़ो और अल्लाहदीनो 2 ऐसे नगर मिले हैं जहाँ पर हमको कोई 4 दीवारी नहीं मिली है। अक्सर कर 4 दीवारी बना दिया, मतलब 4 दीवारी मिली है, चाहे वो पश्चिमी टीले की हो या दोनों टीलों की हो या अलग अलग हो, लेकिन चंद्रोदड़ो और अल्लाहदीनो की किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, हमने अक्सर कर देखा है कि जो टीले हैं उनका आकार सामान्यतः या तो आयताकार है या समांतर चतुर्भुजाकार है। आयताकार मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके का, आमने सामने की भुजाएं बराबर, या समांतर चतुर्भुजाकार है, इस टाइप का, है ना। तो ये सामान्य आकृतियाँ मिली हैं, लेकिन इन टीलों की हमको बनावली में और लोथल में कुछ अलग आकृतियाँ मिली हैं। बनावली में ये जो टीला है इसकी आकृति अर्धवृत्ताकार मिली है। अर्धवृत्ताकार मतलब समझ रहे हैं, ये वृत्त और उसका आधा पोर्शन, है ना। तो इस टाइप की मिली है अर्धवृत्ताकार। ऐसे ही लोथल से ये जो आकृति मिली है टीले की वो विषम चतुर्भुजाकार है। तो आप इन चीज़ों को जानते रहिए। ये तो था टीलों का, मतलब जनबसाव का ये टीला। लेकिन विशेष रूप से माना जाता है कि सैंधव सभ्यता का जो नगरीकरण था वो नेट पद्धति पर आधारित था। नेट पद्धति मतलब ये है, नेट जैसा वैसा होता है ना, इस टाइप का समकोण पर काटता हुआ लाइन। ऐसे ही यहाँ नेट पद्धति कहने का मतलब ये था कि सैंधव सभ्यता से जो भी नगर मिले हैं, नगरों का जो बसाव मिला है, उनकी जो संरचना है समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। समकोण पर काटती हुई सड़कें, एकदम सीधी सीधी सड़कें हैं। और ये जो चौड़ी सड़क है इसको जोड़ती हुई कुछ कम चौड़ी सड़कें हैं, है ना। ये जो सबसे चौड़ी सड़क है इसको मुख्य सड़क या राजपथ भी बोल देते हैं, ठीक है। इन सड़कों को पतली पतली चौड़ी सड़कें, यानी कि कहीं कहीं 10 मीटर तक इसकी लंबाई मिली है, ठीक है, ये 3 मीटर तक। और इन सड़कों को इससे जोड़ दिया जाता था। यहाँ पे मकान बसे हुए हैं, इन सड़कों के उसको भी गलियों से जोड़ दिया जाता था, है ना। गलियों के माध्यम से इन सड़कों को जोड़ दिया जाता था। यहाँ मकान बने हुए हैं इस तरीके से। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अगर हम मकानों को देखें तो जनरली 2 चीज़, एक चीज़ और, एक सबसे जो बढ़िया चीज़ है सैंधव सभ्यता का ड्रेनिंग सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम क्या है कि जैसे ये सड़क है, आजकल हम लोग अपना प्लान तरीके से जो नगर बसाते हैं, रोड भी बनाते हैं, तो उसके बगल में नाला बना देते हैं पानी के निकास के लिए, है ना। तो ये प्लानिंग तरीके से। ऐसे ही वहाँ उस समय, आज से लगभग 5000, 4500, 5000 वर्ष पहले की ये सभ्यता है।
तो उस समय इतनी बेहतरीन, उतनी उच्च कोटि की ये ट्रेनिंग प्रणाली थी, ये सिस्टम था, बहुत शानदार था। इसमें क्या था कि जो चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, इनके किनारे एक नाला बना दिया जाता था। ये बड़ा नाला होता था, जैसे बड़ी सड़क तो बड़ा नाला। इसमें क्या होता था कि जो भी मकान और जो भी बस्ती का पानी था, उनको छोटे छोटे, ये सड़क है छोटी सड़क, उसके बगल में भी ये नाला था, तो इन छोटे छोटे नालों के माध्यम से को इससे जोड़ दिया जाता था और इसका पानी कहीं तालाब वगैरह में या नदी वगैरह में स्टोर कर दिया जाता था या पहुंचा दिया जाता था। इनको साफ करने के लिए जगह जगह पर मैनहोल्स बनाए गए थे, गड्ढे, है ना, और इन गड्ढों को ढक्कनों से ढक दिया जाता था, जैसे आजकल बनाते हैं, ऊपर से उसको ढक्कन से ढक देते हैं जैसे उसमें कोई गिरे ना। इस व्यवस्था से ऐसा लगता है कि साफ़ सफाई की एक समुचित व्यवस्था थी। समय समय पर इन नालियों को साफ़ करने का भी प्रबंध किया गया था, है ना। और ये जो सड़कें जो बनाई गई हैं, मतलब ये नालियाँ जो बनाई गई हैं, ये पक्की ईंटों की बनाई गई हैं और इनको गारे और चूनों से जोड़ा गया है, ठीक है। इन नालियों का पानी तो है ही एक बेहतरीन व्यवस्था। दूसरी बात, जो घर बनाए गए हैं, सैंधव सभ्यता के जो घर हैं, वो जनरली 2 से 3 या 3 से 4 कमरे सामान्यतः रूप से मिले हैं, लेकिन कहीं कहीं 27-28 कमरों का भी मकान मिला है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो से एक 27 कमरों का भी मकान मिला है। तो ये अपवाद हैं, है ना। वैसे तो 2-3 तरह की संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। एक तो आवासीय संरचना, विशाल भवन, सार्वजनिक भवन, है ना। आवासीय संरचना में आपके पास जो आपके मकान हैं, रहन सहन की जो मकान बनाए गए हैं। विशाल भवनों में आपके पास अन्नागार है, बृहद जो अन्नागार बनाए गए हैं, जैसे कि आपका हड़प्पा से मिला है और मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है। लोथल से लकड़ी का अन्नागार है। तो ये सार्वजनिक भवन में आपका जैसे बृहत स्नानागार है, गोदीवाड़ा है लोथल का। तो ये बड़ी बड़ी संरचना है, इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है। तो ये निर्माण है सैंधव सभ्यता का। घरों का मैंने बताया कि जो घर हैं सामान्यतः 3 से 4 कमरे हैं और घरों में रसोई घर, बाथरूम और पानी का समुचित व्यवस्था है। कहीं जैसे कि मोहनजोदाड़ो से घर में एक आंगन भी होता था, तो कुएं का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से भी कुएं का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा घरों के फर्श को पक्का बनाया जाने का, सामान्य तो कच्चे मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से घरों के फर्श को पक्के बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। लेकिन मकान बनाने में ज़्यादातर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है ज़्यादातर नगरों में, लेकिन कालीबंगा से मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, अपवाद स्वरूप। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। दूसरी बात, मैंने आपको जब कालीबंगा का विस्तार हड़प्पा सभ्यता का पढ़ा रहा था, तो कालीबंगा में लिखाया था कि अलंकृत ईंट मिली है। तो अलंकृत ईंट मिलने से ये साबित हो जा रहा है कि फ़र्श कैसा था, पक्का था, है ना। फ़र्श को पक्के बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो जो मटेरियल आपको मिला है उसको ढंग से दिमाग में रखिए, उसी के आधार पर आप सैंधव सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। दूसरी बात, जो घर थे वो जनरली 1 मंजिल या 2 मंजिल के बने होते थे। 2 मंजिल बने होने का ये प्रमाण है कि हमको सीढ़ियों के प्रमाण मिलते हैं, सीढ़ी बनाए जाने के। तो सीढ़ी बनाए तभी गई होंगी जब ऊपर जाने का ज़रूरत पड़ी होगी, यानी दूसरी मंजिल या तीसरी मंजिल की व्यवस्था की गई होगी। तो सामान्यतः घर 1 मंजिल या 2 मंजिल बनाए जाते थे, ठीक। तो ये था आपका आवासीय वर्गीकरण। दूसरी बात यह है कि भवनों में आपसे पूछ लिया जाता है ईंट, तो ईंट मैंने बताया पक्की ईंट और कच्ची ईंट दोनों का प्रयोग हुआ है। ज़्यादातर पक्की ईंट, फिर कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ईंटों की आकृति को लेकर और आकार को लेकर बात की जाए तो सामान्यतः सैंधव सभ्यता की जो ईंट है उसका जो सामान्य आकार है वो 28 × 14 × 7 यानी 28 सेंटीमीटर चौड़ी
लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर मोटी, ये आकार था। इसका अगर अनुपात देखें तो 4:2:1, ये संदर्भ सभ्यता के सामान्य ईंटों का अनुपात है। लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्वरूप हमको 3:2:1 के अनुपात की ईंटें भी मिली हैं, है ना। मोहनजोदड़ो से अब तक सबसे बड़ी ईंट मिली है जिसका आकार है 54.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35। ये मोहनजोदड़ो की ईंट का आकार है। माना जाता है ये संदर्भ सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट है ना। कुओं को जोड़ने के लिए, जैसे कुआं तो गोलाकार होते हैं, तो कुओं को बनाने के लिए ईंटों का जो प्रयोग हुआ है इस तरह से जोड़ने के लिए, वो फन्नीदार ईंट का प्रयोग हुआ है ना। स्नानागार में करातीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है। जैसे ईंट है, मतलब दीवार है ये और एक दीवार ये है, तो इनके कोनों को दोनों को जोड़ने के लिए एल आकार की ईंट का प्रयोग हुआ है ना। तो इस टाइप की ईंटों की अलग अलग आकृतियां हैं, वो आप लिख सकते हैं। भवन निर्माण कैसा था मैंने आपको बता दिया। सड़क अक्सर कर पक्के कच्ची सड़कें थीं, लेकिन कहीं कहीं पक्की सड़क, जैसे कि कालीबंगा से पक्की सड़क बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है अपवाद स्वरूप। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आकार है मकानों का, वो सामान्यतः 2 से 3 4 से कम रहे। लेकिन मैंने आपको जब विस्तार पढ़ा रहा था, विस्तार पढ़ाते समय बनाया था, बनावली से कुछ ऐसे मकान मिले हैं, जैसे एक धनाढ्य व्यापारी का मकान है ना, और धनाढ्य जौहरी का मकान, तो उससे उनका जो मकान का रहन सहन है, उनका जो स्तर है, बड़ा उच्च कोटि का था। तो लोग उसको, बनावली को धनाढ्य शहर या मतलब अमीरों का शहर भी कह देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इनको डाल सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें हैं। ये इस तरीके से हम संदर्भ सभ्यता के नगरीकरण को डिजाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार लेक्चर को अच्छे से सुन लें, उसके बाद वो चीज़ें उनको भी एक बार पढ़ लें जो संदर्भ सभ्यता के विस्तार में मैंने जहाँ जहाँ से जो जो सामग्री मिली है उसको पढ़ लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सी सामग्री मिली है। इस आधार पर हम नगरीकरण को डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो एक सिंपल सी भाषा में, एक लाइन में, अगर 5 मिनट में आपसे कोई नगरीकरण पूछे तो आप कह देंगे संदर्भ सभ्यता का जो नगरीकरण है वो नेट पद्धति पे है। 2 टीलों पर जनबसाव हुआ करता था सामान्यतः, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले पर उच्च शासक वर्ग के लोग निवास करते थे और पूर्वी टीले पर आम जनबसाव था। ठीक है, कहीं कहीं एक ही टीले पर दोनों जनबसाव मिलते हैं और कहीं 3 जनबसाव, जैसे धौलावीरा से 3 जनबसाव पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला और मध्य टीला के जनबसाव के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चंदहुदड़ो सामान्यतः किलेबंदी की जाती थी, लेकिन कालीबंगा से पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला की दोनों की अलग अलग किलेबंदी की गई है। लेकिन चंदहुदड़ो और अल्लादीनों से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अंदर जाएंगे तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, उनकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं। नेट पद्धति पर बसा हुआ नगर है, एकदम समकोण पर काटती हुई सड़कें, जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। सड़कें सामान्यतः कच्ची बनाई गई हैं, लेकिन कालीबंगा से पक्की सड़क बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। चौड़ी चौड़ी सड़कों को मुख्य सड़क या राजपथ भी कहते थे। और उसके बाद जो राजपथ को छोटी छोटी सड़कों से जोड़ा जाता था और उनको भी गलियों के माध्यम से जोड़ा जाता था। बगल में एक पानी निकालने की उचित समुचित व्यवस्था थी। तो ये आपके जो बगल में घर हैं और घर में 3 से 4 कमरे हैं, उनका बता दीजिए। रसोई, आंगन और बाथरूम, ये सारी चीज़ें थीं। घरों के जो कमरों के, मतलब मकानों के जो द्वार होते थे, दरवाजे और खिड़कियां, वो सामान्यतः गली की तरफ खुलते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल से मेन सड़क की तरफ खुले हैं। गली तरफ खुलने का मतलब ये रहा होगा कि सड़कें क्योंकि कच्ची बनाई जाती थी, तो धूल मिट्टी से बचाव के लिए शायद ऐसा किया जाता रहा हो। ठीक, तो ये एक ओवरऑल नगरीकरण है।
जो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। और आप इसको देखिए, बाकी लोगों को भी भेजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।